शाम के 8 बज चुके थे। समुद्रिका कंपनी में कर्मचारी शाम 5 बजे एक एक करके काम से छुट्टी लेकर जाने लगते हैं और तब तक उस विशाल कार्यालय भवन में केवल कुछ ही लोग बचे रह जाते हैं। व्यावसायिक विभाग विवान मेहता ग्राहक की जानकारी नीचे देख रहा था। उसके ठीक सामने बैठी आन्या ने दोनों हाथों से अपना ठोड़ी थाम रखी थी और उबते हुए बोली, क्या हमें सच में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? अब तो काम खत्म होने का समय हो गया है। क्या हम दस्तावेज कल नहीं देख सकते? अभी 8 बज रहे हैं और विवान के काम से छुट्टी लेने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उसे 8 बजे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब 8 बज चुके थे। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी। बात ये थी कि आन्या अब भी विवान के हाथ का बना खाना खाना चाहती थी। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं निकलने से पहले दस्तावेजों की समीक्षा पूरी कर लूंगा। विवान ने ऊपर देखा तक नहीं। उसकी निगाहें सिर्फ उसके हाथ में मौजूद ग्राहक की फाइल पर टिकी थीं। विभाग प्रबंधक ने उसे ग्राहक संबंध बनाए रखने का काम सौंपा था, जो कुछ हद तक बिक्री के बाद की ग्राहक सेवा जैसा था। यह काम ज्यादातर समय आसान होता है, लेकिन कभी-कभी बहुत मुश्किल भी हो सकता है। जब ग्राहक के साथ कोई समस्या नहीं होती तो विवान आराम से वेतन सहित छुट्टी पर जा सकता था, लेकिन एक बार ग्राहक के साथ समस्या हो जाए तो वह बेहद व्यस्त हो जाता और यहां तक कि ग्राहक उसे डांट भी सकता था। आन्या ने झुंझलाकर आंखें घुमाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी? मैं तो बस तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती थी। कल की तुलना में वह काफी ज्यादा दिलेर हो गई थी। मुख्य वजह यह थी कि वह कल ही विवान से मिली थी और उसे पता चला कि ये यंग बॉस बिल्कुल भी गुस्सैल नहीं है और उससे बात करना बहुत आसान है। विवान ने ऊपर देखा, आन्या पर एक नजर डाली और फिर हाथ में रखे दस्तावेज मेज पर रख दिए। यह देखकर आन्या ने शक भरी आवाज में पूछा, क्या अब नहीं देखोगे? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहती हो। चलो चलते हैं, अगर और देर की तो बाजार जल्द ही बंद हो जाएगा। विवान ने फाइलें समेटी, कंप्यूटर बंद किया और उठकर लिफ्ट की ओर चल पड़ा। अपना एलवी बैग उठाए आन्या भी तेजी से उसके पीछे पीछे होली। वह विवान के साथ साथ चल रही थी। उसने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, यंग बॉस, मैंने पाया है कि आप न सिर्फ अच्छे स्वभाव के हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से बहुत केयरिंग भी हैं। आप जैसा आदमी ही मेरे लिए सबसे अच्छा चॉइस है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक गहरी चाहत सी चमक उठी। विवान ने भौहें सिकोड़ी, मुड़कर उसे देखा और गहरी आवाज में बोला, मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत मत करना। है हाँ, आन्या खिलखिला दी। हंसने के बाद उसने गौर किया कि विवान के कान हल्के से लाल हो गए थे। उसे लगा जैसे उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। वह मजाक उड़ाने ही वाली थी कि तभी विवान का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन निकाला और लगभग बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर ली। हेलो, ये कौन है? विवान मेहता, क्या तुमने मेरा फोन नंबर डिलीट कर दिया? फोन के दूसरी तरफ से अन्विता वर्मा की आरोप लगाती हुई आवाज आई। मुझे खेद है मिस वर्मा, हम तलाक के समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब आपको मेरे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। विवान का लहजा ठंडा और उदासीन था। विवान मेहता, अन्विता गुस्से से भर उठी। वह जोर से चिल्लाई। विवान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। उसका मन तो कर रहा था कि सीधे फोन काट दे। उसी वक्त फोन पर अन्विता की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज कुछ नरम पड़ी और वह धीमे से बोली, आज शुक्रवार है, मेरे मम्मी पापा के घर डिनर पर आना मत भूलना। बिना सोचे विचारे विवान ने मना कर दिया। माफ कीजिए, मैं आज व्यस्त हूं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। हालांकि हमने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कानूनी तौर पर हम अभी भी पति पत्नी हैं और जब तक हम पति पत्नी हैं तब तक ये जरूरी है। अन्विता का रवैया बहुत दृढ़ था। साफ लगता था कि वह अपनी बात मनवाकर ही मानेगी। विवान ने जरा सा सोचा, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। लेकिन मैंने अपनी एक दोस्त से वादा किया है कि आज रात मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ की अन्विता कुछ घबरा गई। उसने जल्दबाजी में पूछा, लड़का है या लड़की? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या मैं उसे जानती हूँ? विवान ने एक नजर आन्या पर डाली और फिर बोला, वह एक लड़की है, हम दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि तुम उसे जानती भी हो या नहीं। अन्विता ने नरमी से लेकिन चेतावनी भरे अंदाज में कहा, एक लड़की। विवान मेहता, बाहर की औरतें उतनी अच्छी नहीं होती जितना तुम सोचते हो। धोखे में मत आना, ये मेरा निजी मामला है।
आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस अपने काम से काम रखिए। विवान के लहजे में अब कुछ अधीरता आ गई थी। उसने आगे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब फोन काट देता हूँ। जैसे ही विवान फोन रखने वाला था, अचानक आन्या उसकी ओर झुक गई। उसकी आवाज कोमल और मीठी थी। उसने नखरे भरे लहजे में जोर से पूछा, हनी, तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? विवान एक पल को सन्न रह गया, फिर हैरानी से आन्या की तरफ देखने लगा। आन्या मुस्कुरा दी और शरारती अंदाज में उसे आंख मारी। विवान मेहता। कॉल कटने से पहले ही रिसीवर से अन्विता की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। स्पीकर ऑन न होने के बावजूद दोनों ने उसे साफ साफ सुन लिया। बिना एक पल भी सोचे विवान ने फोन काट दिया। आन्या को लगा था विवान गुस्सा हो जाएगा या कम से कम उसे डांटेगा, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब विवान ने बस एक नजर उस पर डाली और बोला, आइंदा ऐसा मत करना। इतना कहकर वह सीधे लिफ्ट में चला गया। क्या वह सच में ऐसा इंसान है जिसे कभी गुस्सा ही नहीं आता? आन्या बड़बड़ाती हुई जल्दी से लिफ्ट में उसके पीछे चली गई। विवान की आंखें गहरी थीं और वह चुप था। उसका दिमाग अभी भी अन्विता की अभी अभी की गई फोन कॉल को दोहरा रहा था। हर शुक्रवार काम खत्म होने के बाद अन्विता उसे लेने आती थी और दोनों उसके माता पिता घर डिनर पर जाते थे। शादी को 5 साल हो चुके थे और ये सिलसिला हर हफ्ते चलता आया था। लेकिन जब भी वह वहां जाता, उसके ससुर हरीश वर्मा मुंह बनाकर उसकी हर बात में नुक्ताचीनी करते। या तो कहते कि वह घरजमाई बनकर बैठा है, या फिर ये कि वह अन्विता की ढंग से देखभाल नहीं करता। और सबसे ज्यादा तो उन्हें ये कहने में मजा आता कि फलां का बेटा कितना सफल है, कितना पैसा कमाता है और अपने सास ससुर के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है। जब भी ऐसी बातें शुरू होती, विवान सिर झुका लेता और कुछ नहीं बोलता। लेकिन हर बार हरीश वर्मा चम्मच पटक देते और उसे खूब डांटते। ऐसा हर हफ्ते होता और अब तक विवान इसकी आदत डाल चुका था। उसके लिए वह तो बस अन्विता के साथ जिंदगी बिता रहा था। अपने ससुर से तो हफ्ते में बस एक बार खाने की मेज पर मिलना होता। ऐसे में अनावश्यक तनाव पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अन्विता हरीश वर्मा की आंखों का तारा थी। जो भी हो जाए, कम से कम अन्विता की खातिर वह हरीश वर्मा का विरोध या उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर विवान अन्विता को कभी मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था और हर तरह की नाराजगी सहने को तैयार था। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रह गई थी। वह और अन्विता तलाक की तैयारी कर रहे थे और अब उसे हरीश वर्मा की ठंडी निगाहों और तानों को सहने की कोई मजबूरी नहीं थी। एटिंग लिफ्ट के दरवाजे खुले और विवान बाहर निकल आया। उसी समय मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज हुई। विवान ने संदेश खोला। यह अन्विता का मैसेज था, आज रात तुम्हें हर हाल में घर आकर खाना खाना होगा, वरना मैं अगले सोमवार को तलाक का सर्टिफिकेट लेने के लिए नागरिक मामलों के कार्यालय नहीं जाऊंगी। मैसेज पढ़कर विवान के भीतर हल्का सा गुस्सा उठ गया। अन्विता उसे धमका रही थी, मगर उसकी धमकी बेसर रही। उल्टा विवान ने सोचा कि इस डिनर का फायदा उठाकर वह अपने सास ससुर को अपने और अन्विता के तलाक की योजना के बारे में साफ साफ बता देगा। उसके मन में अपने ससुर के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन अपनी सास के लिए वह बहुत कृतज्ञ था। उसकी और अन्विता की शादी को 5 साल हो चुके थे। इस दौरान उसके ससुर भले ही उसे नापसंद करते रहे हों और ताने मारते रहे हों, लेकिन इसकी सास हमेशा उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आई थी। पिछले 5 सालों में उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा किया। जब भी मिलती, हमेशा उसके लिए चिंता और स्नेह दिखाती। कई बार तो वह उसी की वजह से अन्विता को भी डांट देती थी। इसी बात से चिढ़कर कई बार अन्विता आपा खो बैठती और कहती कि दामाद आने के बाद उसकी माँ अपनी बेटी से ज्यादा दामाद को महत्व देने लगी है। अपनी सास के बारे में सोचते हुए विवान को लगा कि अगर उसे तलाक लेना भी पड़े तो कम से कम उन्हें पहले से बता देना चाहिए। यही सबसे बुनियादी सम्मान था जो वह अपनी सास और बड़ों के प्रति रख सकता था। विवान ने आन्या की तरफ देखते हुए माफी भरे लहजे में कहा, शायद आज रात में तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, तो प्लीज आज जो भी है उसी से काम चला लेना। ठीक है, तो फिर इसकी भरपाई आप कल कर देना। आन्या थोड़ी निराश जरूर हुई, लेकिन उसने उसके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी की। विवान हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। कंपनी से बाहर निकलते ही आन्या ने अचानक पूछा, इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? अभी पीक आवर चल रहा था, इसलिए टैक्सी मिलना वाकई मुश्किल था। ऊपर से नजदीकी बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन भी काफी दूर थे। विवान को यह बात साफ समझ में आ गई। कुछ सेकंड सोचा और फिर सिर हिलाकर बोला,
तो फिर मैं आपका एहसान लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वहां छोड़ दूंगी और बदले में आप मेरे लिए खाना बना देना। विन विन सिचुएशन है ना? आन्या मुस्कुराते हुए अपनी लाल फेरारी सुपरकार की तरफ तेजी से चली गई। कुछ देर बाद वह कार लेकर विवान के पास आ खड़ी हुई। विवान कार में बैठ गया और उसने अपने सास ससुर के घर का पता बता दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। गाड़ी मंजिल पर पहुंची तो आन्या ने देखा कि विवान रिहायशी इलाके के भीतर की तरफ जा रहा है। विवान के सास ससुर नदी के किनारे स्थित एक आलीशान सोसाइटी में लगभग 1000 वर्ग मीटर के बड़े फ्लैट में रहते थे। वहां का माहौल शांत था और उस फ्लैट की कीमत लगभग 53 करोड़ रुपए आंकी जाती थी। डिंग डोंग, विवान ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुल गया। उसकी सास सुषमा वर्मा ने कमर पर एप्रन बांध रखा था, हाथ में कड़छी स्पैटुला थी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। विवान आ गया है, जल्दी अंदर आओ और बैठो, अन्वी तुम्हारे लिए पानी ले आएगी। तुम्हारे पसंदीदा ब्रेज्ड श्रिम्प बॉल्स भी तैयार हैं। खाना बस अभी लग जाता है। उसकी सास हमेशा की तरह स्नेहपूर्ण और मेहमाननवाज थी। वह जिस नजर से विवान को देख रही थी, वैसा अपनापन तो जैसे अपने ही बेटे के लिए होता है। विवान के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। वह मुस्कुराया, सिर हिलाया, चप्पल पहनकर ड्राइंग रूम में जा बैठा। इतना कहकर सुषमा वापस रसोई में चली गई। ड्राइंग रूम में हरीश वर्मा सोफे पर पैर मोड़कर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अन्विता एक तरफ बैठी मोबाइल फोन में खोई हुई थी। आवाज सुनकर उसने एक नजर विवान पर डाली, लेकिन बस एक पल को फिर से फोन में व्यस्त हो गई। माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण था, मगर विवान अब तक इसका आदी हो चुका था। बैठक में अकेले बैठने के बजाय वह रसोई में गया और अपनी सास की मदद करने लगा। कुछ ही देर में आखिरी डिश भी तैयार हो गई और मेज पर लगा दी गई। विवान ने पहले थालियां और चम्मच निकाले, फिर अपनी सास के लिए कुर्सी खींचकर उन्हें बैठने में मदद की। विवान बहुत समझदार है और लोगों की देखभाल करना जानता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सुषमा वर्मा ने मुड़कर अपने पति हरीश वर्मा और बेटी अन्विता को घूरा। इन दोनों के उलट ये तो बस मालिकों की तरह बैठे रहते हैं, हमेशा सर्विस होने का इंतजार करते हैं। परिवार के बैठते ही हरीश वर्मा ने हमेशा की तरह विवान को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। सुषमा कुछ देर तक तो चुप रही, लेकिन आखिरकार उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने खुलकर विवान का पक्ष लिया। मगर इससे हरीश वर्मा और भड़क गए और ऐसा लगने लगा कि वे किसी भी क्षण आपा खो बैठेंगे। अन्विता ने तिरस्कार से होंठ बिचकाए, चम्मच उठाया और खाने ही वाली थी। उसने मसालेदार चिकन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी उसने सुना विवान अचानक बोला, पापा, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं अन्वी से तलाक लेने के लिए पहले से ही तैयार हूं। ये सुनते ही मेज पर बैठे तीनों लोगों के चेहरे बदल गए। हरीश वर्मा अवाक रह गए। हालांकि उन्होंने अन्विता को पहले कभी ये बात कहते सुना था, पर उन्होंने सोचा था कि ये बस गुस्से में कही गई बात है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अन्विता का चेहरा पीला पड़ गया और उसके भाव कुछ कठोर से हो गए। सबसे ज्यादा भावुक तो सास सुषमा वर्मा हो उठी। तलाक? तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो? सुषमा ने चम्मच मेज पर रख दी। पहले दुख भरी नजरों से विवान को देखा, फिर सिर घुमाकर अपनी बेटी अन्विता के पीछे के सिर पर जोर से चपत लगा दी। अन्वी, सच सच बता, क्या तूने फिर से विवान को तंग किया? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, काम सबसे जरूरी नहीं होता, घर परिवार ज्यादा जरूरी होता है। तू हमेशा काम के चक्कर में विवान की भावनाओं को नजरअंदाज करती है। क्या एक पत्नी को ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए? अन्विता दुखी होकर बोली, माँ, आपने मुझे क्यों मारा? तलाक के लिए अर्जी तो मैंने नहीं दी। तो क्या हुआ अगर तूने मुंह से नहीं कहा? मैं विवान के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं। जब तक तूने उसे सच में चोट न पहुंचाई हो, वो तलाक की बात कैसे कर सकता है, जबकि वो तुझसे इतना प्यार करता है? एक क्रोधित शेरनी की तरह सुषमा वर्मा ने उसकी नाक की तरफ उंगली करके डांटा, निकम्मी, मैंने तुझे कितनी बार अकेले में समझाया कि विवान बहुत अच्छा लड़का है। तुझे कहा था उसका सम्मान करना सीख। तू क्यों नहीं समझ पाती? क्या तुझे वाकई तलाक चाहिए और फिर देखना है कि विवान किसी दूसरी औरत के साथ घर बसाए? तभी तुझे अपने किए पर पछतावा होगा। अन्विता मूल रूप से कुछ बोलकर सफाई देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को यह कहते सुना कि विवान किसी दूसरी औरत के साथ परिवार बनाएगा, उसे 1 घंटे पहले फोन पर सुनी हुई उस लड़की की आवाज याद आ गई और वह चुप हो गई। अपनी बेटी को चुप देखकर सुषमा वर्मा ने तरस भरी नजर से विवान की ओर देखा। विवान,
मुझे पता है कि इस समय तुम बहुत गुस्से में होगे और बहुत दुखी भी होगे। माँ तुम्हें समझती है। तुम अनवी से बहुत प्यार करते हो। अगर अनवी ने तुम्हारा दिल न तोड़ा होता तो तुम कभी तलाक की अर्जी खुद नहीं लगाते। अब पर क्या तुम माँ की खातिर अभी तलाक टाल नहीं सकते? अगर कोई समस्या है तो क्या हम परिवार के तौर पर बैठकर धीरे धीरे उसे सुलझा नहीं सकते? उनके लहजे में विनती साफ झलक रही थी। ये पहली बार था कि उनकी सास ने इस तरह उससे भीगी आवाज में बात की थी। ये सुनकर विवान के अंदर अपराध बोध और कड़वाहट दोनों मिलकर उठ खड़े हुए। उसकी सास ने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था और शादी के बाद तो उसे अपने ही बेटे की तरह माना था। असल में इस परिवार में अगर कोई सच में उसे समझता था तो वो उसकी सास ही थी। जब भी उसके ससुर उसे डांटते, बाद में सुषमा चुपके से अपने पति को खूब सुनाती थी और फिर अलग से विवान को ढूंढकर काफी देर तक उसे समझाती बुझाती रहती थी। विवान को याद था, उसने एक बार उन्हें बताया था कि वह समय से पहले पैदा हुआ बच्चा था और उसकी सेहत आम लोगों की तुलना में कमजोर रही थी। ये सुनकर सुषमा वर्मा ने बिना कुछ कहे रोज घर पर घंटों पौष्टिक सूप पकाना शुरू कर दिया और पूरे 1 महीने तक वह खुद उसे लेकर विवान के पास जाती रही। उनके अपने शब्दों में फर्क नहीं पड़ता पहले तुम कैसे थे, अब तुम मेरे बेटे हो, सुषमा वर्मा के बेटे हो, तो भला मैं तुमसे प्यार क्यों न करूंगी, तुम्हारा ख्याल क्यों न रखूंगी। ये सब सोचकर विवान का दिल थोड़ी देर के लिए डगमगा गया। ये अन्विता की वजह से नहीं बल्कि उसकी सास सुषमा वर्मा की वजह से था। वह अपनी सास को इतना दुखी और परेशान देख ही नहीं पा रहा था। विवान को चुप देखकर सुषमा फिर से उसे समझाने ही वाली थी कि तभी उसके ससुर ने अचानक मेज पर हाथ पटका और गुस्से से चिल्लाए, विवान मेहता, क्या तुम सच में मर्द हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनवी को तलाक की धमकी देने की? ये कौन सा तौर तरीका है? पिछले 5 सालों में अनवी ने अपना करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, हर दिन आना जाना, काम का दबाव। क्या उसने तुमसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दी? तुम न घर का ठीक से ख्याल रखते हो न अनवी का, और ऊपर से तलाक का तमाशा कर रहे हो। यही है तुम्हारा पति और दामाद होने का फर्ज। हरीश वर्मा सख्त चेहरे के साथ बड़ों वाले रौब में उसे फटकारते रहे। ये सुनकर अन्विता ने सिर थोड़ा झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी विजयी मुस्कान तैर गई। सुषमा वर्मा नाराज हो उठी। उन्होंने गुस्से में अपने पति को डांट दिया, हरीश वर्मा, तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? मान लिया कि अनवी ने पिछले 5 सालों में बहुत त्याग किया है, लेकिन क्या विवान ने भी उतना ही त्याग नहीं किया? अगर विवान न होता तो क्या अनवी इतनी शांति से अपना करियर बना पाती? बस करो। हरीश वर्मा ने भौहें चढ़ाकर अपनी पत्नी सुषमा पर फटकार लगाई। इतने सालों से जो हो रहा है उसकी जड़ में तुम ही तो हो। तुमने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है। कहते हैं ना, ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है, बिल्कुल वही बात। अगर तुम मुझसे हमेशा बहस न करती और उसके लिए बार बार ढाल बनकर खड़ी न हो जाती तो क्या वो आज ऐसा बनता? उसे बड़ों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, तमीज का कोई बोध नहीं, और यूं ही तलाक की जिद पकड़ ली है। क्या उसे हमारी इन बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह है? वो अब इस हालत में खड़ा है और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। क्या तुम सच में बूढ़ी हो गई हो? हरीश वर्मा ने इस बार असामान्य रूप से सुषमा पर ही अपना गुस्सा उतार दिया। सुषमा की सांसें तेज चलने लगी, चेहरा लाल हो गया। साफ दिख रहा था कि वह बेहद गुस्से में है। ठीक है, सब मेरी ही गलती है ना? बहुत अच्छा हरीश वर्मा, अब मुझे सब समझ आ गया। तुमको ये निकम्मी सी जिंदगी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी नहीं चाहिए। विवान चलो, जब इस घर को हमारी मां बेटे की जरूरत ही नहीं तो हम यहाँ टिक कर क्यों बैठे रहें? अब से हम खुद पर निर्भर रहेंगे। मैं मानने से इनकार करती हूँ कि इनके बिना हम भूखों मर जाएंगे। बोलते बोलते सुषमा उठी और विवान का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। हरीश वर्मा ने भौहें चढ़ाकर गुस्से से कहा, बकवास मत करो सुषमा, मैंने कब कहा कि मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ? तुम्हारी उम्र क्या है? जरा आईना देखो। क्या अब भी तुम घर छोड़कर जाने की धमकी दोगी? मान लो ये मेरी ही बेवकूफ़ी है। वैसे भी अगर विवान इस घर को छोड़ देगा तो मैं भी छोड़ दूंगी। अगर आज तुम दोनों ने विवान से माफी नहीं मांगी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। सुषमा अपनी बात पर अड़ी रहीं और विवान को दरवाजे की तरफ घसीटती रहीं। इस बार अन्विता अब और चुप नहीं बैठ सकी। वह अचानक चिल्ला उठी, जिससे हरीश वर्मा और सुषमा दोनों चौंक गए। अन्विता खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने विवान की तरफ उंगली उठाकर कहा, विवान मेहता,
क्या अब तुम्हें सुकून मिला? क्या तुम्हें तभी चैन मिलता है जब तुम हमारे पूरे परिवार में अफरा तफरी मचा दो? तुम्हें सिर्फ तलाक चाहिए है ना? मैंने तुमसे कहा था अगले सोमवार मैं तुम्हारे साथ नागरिक मामलों के कार्यालय जाऊंगी और तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी करूंगी। अब तुरंत यहां से चले जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। थप्पड़। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही सुषमा वर्मा आगे बढ़ी, हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तू कमीनी लड़की, मैंने ऐसा बेवकूफ बच्चा कैसे जन्म दिया? सुषमा गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने अपनी बेटी अन्विता और विवान की शादी को बचाने, उसे संभाले रखने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अफसोस ये मूर्ख बेटी न तो कुछ समझ पाई, न ही कद्र कर पाई, उल्टा वही जख्म पर नमक छिड़कने लगी। क्या सच में तुझे लगता है कि ऊंची आवाज में बोलने से तू सही हो जाती है? माँ, तुमने सच में उसके लिए मुझे मारा? अन्विता वर्मा ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास था। बचपन से लेकर अभी तक उसकी मां सुषमा वर्मा ने उसे कभी नहीं मारा था, लेकिन आज उसकी मां ने अपने दामाद विवान मेहता, जो कि घर का नहीं बल्कि बाहर का आदमी है, के लिए उसे थप्पड़ मार दिया। उस पल अन्विता को बेहद अन्याय लगा, बहुत ज्यादा अन्याय। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और आंसू अपने आप उसके गालों पर बहने लगे। अन्वी, तुम अपनी बेटी को रोते देख सुषमा वर्मा के दिल भी दर्द उठा। वह उसे कुछ दिलासा देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, अन्विता ने गुस्से से विवान को घूरा और कमरे से बाहर निकल गई। जब वह विवान मेहता के पास से गुजरी तो उसने उसे गुस्से से भरी निगाहों से घूरा। अन्वी, तुम कहां जा रही हो? सुषमा वर्मा ने जल्दी से आवाज लगाई, लेकिन अन्विता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पलक झपकते ही नजर से ओझल हो गई। सुषमा उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही रुक गई। उसने विवान की तरफ विनती भरी नजरों से देखा और बोली, विवान, जरा जल्दी से उसके पीछे जाओ। मुझे डर है कि अन्वी कहीं कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर बैठे। ठीक है। विवान मेहता अपनी सास का यह अनुरोध ठुकरा नहीं सका। उसने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मां, आप अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर वह मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, विवान ने चुपके से राहत की सांस ली। इस बार उस पर सबसे ज्यादा दबाव न तो हरीश वर्मा की तरफ से था, न ही अन्विता की तरफ से, बल्कि अपनी सास सुषमा वर्मा की तरफ से था। उसकी सास उसके साथ हमेशा बहुत अच्छी रही थी, और जब उसने तलाक की बात उठाई थी तो उसने इसके बाद सामने आने वाली कई तरह की स्थितियों की कल्पना कर ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इस तरह से मोड़ ले लेगी। हालांकि यह एक मायने में अच्छा भी था। कम से कम अब वो अपने सास ससुर को खुद बता सकता था कि वह तलाक लेने का मन बना चुका है। ससुर जी शायद आसानी से मान जाएंगे। हाँ, सासू माँ को आपत्ति हो सकती है, लेकिन तलाक आखिरकार उसके और अन्विता के बीच की बात है। उनके विरोध से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अन्विता और विवान के एक के बाद एक निकल जाने के बाद घर में सिर्फ हरीश वर्मा और सुषमा वर्मा ही रह गए। बेटी और दामाद दोनों सामने नहीं थे, इसलिए सुषमा ने और कोई हंगामा नहीं किया। वह वापस मेज पर बैठ गई और अपने पति हरीश वर्मा को थोड़ा चिंतित होकर देखते हुए बोली, हरीश, क्या तुम सच में चाहते हो कि अन्वी तलाक ले ले? यह उन दोनों युवा लोगों का निजी मामला है। अगर वे तलाक लेना चाहते हैं तो लेने दो, हमें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हरीश वर्मा शांत आवाज में बोले, बेटी अन्विता दिखने में खूबसूरत है, स्वभाव भी अच्छा है। सबसे जरूरी बात, उसमें कंपनी संभालने की काबिलियत है। अगर उसका तलाक भी हो जाए तो भी उसकी हैसियत और संपत्ति के दम पर उसे अच्छा जीवन साथी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आगे चलकर उसे ऐसा साथी भी मिल जाए जो उसके करियर में मदद कर सके। मुझे पता है कि तुम्हें विवान से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन अन्वी की देखभाल के लिए विवान को घर पर रहने देने का विचार मेरा ही था। तुमने खुद देखा है, इन पिछले 5 सालों में विवान ने अन्वी का कितना ख्याल रखा है। सुषमा ने बेबसी से आ भरी और फिर बोली, विवान बुरा लड़का नहीं है। अगर हो सके तो मैं अब भी चाहती हूं कि दोनों मिलकर अच्छा जीवन बिता सकें। बच्चों और पोते पोती का अपना भाग्य होता है। हम बड़ों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। सब कुछ समय पर छोड़ दो। इतना कहकर हरीश वर्मा ने अपने लिए शराब का एक प्याला भरा और अकेले ही पी गए। सुषमा का मन बहुत भारी था। उसने चॉपस्टिक उठाकर थोड़ा बहुत खाया, मगर उसे जरा भी भूख नहीं लग रही थी। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करूंगी। सुषमा ने चॉपस्टिक नीचे रखी, उठी और अपने कमरे में चली गई।
हरीश ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। मन में थोड़ी झुंझलाहट थी, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उधर नीचे आने के बाद विवान मेहता ने कॉलोनी में अन्विता को ढूंढना शुरू किया। वह अन्विता को बहुत अच्छी तरह जानता था। अन्विता गुस्से में हो सकती है, घर से भाग भी सकती है, लेकिन वह अकेले कहीं दूर नहीं जाएगी, कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेगी। काफी देर ढूंढने के बाद विवान को वह कॉलोनी की फूलों की क्यारी के पास बैठी मिली। अन्विता जमीन पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, और बीच बीच में आंसू पोंछ रही थी। ऐसा दृश्य विवान पहले भी कई बार देख चुका था। जब भी अन्विता का अपने पिता से झगड़ा होता था, वह रो पड़ती थी और हमेशा चुपचाप कॉलोनी के किसी कोने में जाकर अकेले बैठकर रोती थी। आज भी साफ तौर पर वही हुआ था। विवान जैसे ही उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ने वाला था, तभी उसने अनजाने में सुना कि अन्विता किसी से फोन पर बात कर रही है। समर, घर की बातों की चिंता मत करो, कंपनी की सारी चीजें मैं देख लूंगी। मैं तुम्हारी पैसों की दिक्कत भी सुलझाने में मदद कर सकती हूँ। विवान के कदम अचानक रुक गए। उसने हल्की सी कड़वी हंसी। अब उसके पास समर है, उसे मेरी सहारे की क्या जरूरत। यह सोचते ही विवान ने मुड़कर अपनी सास सुषमा वर्मा को संदेश भेजा कि घबराएं नहीं, अन्विता नीचे ही है। संदेश भेजने के बाद विवान कॉलोनी से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि टैक्सी लेकर बिंजियांगविला सोसाइटी वाले बंगले पर वापस जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कॉलोनी के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि आन्या की लाल फेरारी सड़क के किनारे खड़ी है। बीप। कार के अंदर से आन्या ने हॉर्न बजाया। फिर कार की खिड़की नीचे हुई। आन्या सिर बाहर निकाला, हाथ हिलाकर विवान को इशारा किया और उसे कार में बैठने को कहा। विवान पास आया और थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम कब से यहीं खड़ी हो? आन्या मुस्कुराई, उसकी आंखें चांद जैसी मुड़ गई। हाँ, तो क्या हुआ? दिल पिघल गया क्या? तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, विवान ने हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आन्या कॉलोनी के गेट पर उसका इंतजार कर रही होगी। आन्या ने एकदम गंभीर चेहरे से कहा, मुझे लगा यह जरूरी था। विवान ने नाक पर हाथ फेरते हुए हल्का सा संकोच महसूस किया। वह कुछ बोल नहीं पाया। मुझे बहुत भूख लगी है, वापस चलकर मेरे लिए नूडल्स बना देना, आन्या ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने बात पूरी की, उसकी नजर अनायास ही विवान के निचले हिस्से पर चली गई। फिर धीरे धीरे उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। आन्या के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य देखकर भी विवान कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए तैयार हो गया। वह आगे बढ़कर यात्री सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया और सीट बेल्ट बांध ली। आन्या ने कार स्टार्ट की और सुपरकार का इंजन गरजता हुआ तेज आवाज में गूंज उठा। इसी वक्त अन्विता भी अपनी कार लेकर कॉलोनी से बाहर निकल रही थी। उसकी नजर अनजाने में उस लाल सुपरकार पर पड़ी और उसने यात्री सीट पर बैठे विवान को देख लिया। जैसे ही उसने देखा कि विवान किसी और की कार में बैठा है और कार भी एक औरत चला रही है, उसका दिल एकदम जोर से धड़क उठा। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। होश आने पर महंगी लाल सुपरकार बहुत दूर निकल चुकी थी। विवान मेहता, तुमने सचमुच मुझे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रिश्ता बना लिया। अन्विता ने दांत भींचते हुए मोबाइल निकाला और तुरंत विवान को फोन किया। वह उससे पूछना चाहती थी कि वह औरत कौन है जिसने उसके मर्द को छीन लिया और उसकी शादी तोड़ दी। कॉल जुड़ गई, लेकिन विवान ने तुरंत फोन काट दिया। अन्विता ने हार नहीं मानी और लगातार 3 बार और कॉल किया, लेकिन हर बार उसने जैसे ही कॉल किया, विवान ने फोन काट दिया। अन्विता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फेसबुक खोला और 2 आरोप भरे संदेश भेज दिए। विवान मेहता, तुम समर की वजह से तलाक नहीं लेना चाहते, बल्कि इसलिए तलाक चाहते हो क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे अफेयर चला रहे हो, है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक शादीशुदा आदमी होकर भी क्या तुम्हें दूसरी औरतों से दूरी नहीं रखनी चाहिए? या तुम सिर्फ इसलिए मुझे तलाक दे रहे हो कि उस रखैल के लिए रास्ता साफ कर सको और उसे इज्जतदार दर्जा दिला सको? पहला संदेश तो सफलतापूर्वक भेज गया, लेकिन दूसरा संदेश नहीं भेजा जा सका, क्योंकि जैसे ही दूसरा संदेश भेजा गया, चैट की विंडो पर लाल रंग का विस्मय चिन्ह दिखाई दिया। विवान ने उसे ब्लॉक कर दिया था। हरामखोर। जो अन्विता पहले से ही गुस्से में थी, वह और भी तमतमा उठी। वह चाहती थी कि उस लाल सुपरकार का पीछा करे और उसे रोक दे। वह उस औरत को जिसने उसके आदमी को फुसलाया था 2 तमाचे रसीद करना चाहती थी और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहना चाहती थी, ये मेरा आदमी है। सोच तो बहुत अच्छी थी, पर हकीकत में नामुमकिन, क्योंकि वह लाल सुपरकार तो कब की आंखों से ओझल हो चुकी थी।
अन्विता की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका सीना तेजी से उठ बैठ रहा था। विवान, मैं तुम्हारे इस धोखे को कभी माफ नहीं करूंगी। सुपर कार के अंदर विवान ने मोबाइल जेब में रख दिया और कार की खिड़की से बाहर झिलमिलाती रात को देखने लगा। कार के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब सा था। विवान अंदर से उदास था और बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आन्या के पास कहने के लिए काफी कुछ था। मूड खराब है क्या? आपकी उस पूर्व पत्नी की बहन की वजह से? युवा मालिक, मैं लोगों को दिलासा देने में तो बहुत अच्छी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है आपकी काबिलियत देखते हुए आपको किस तरह की लड़की नहीं मिल सकती। दुनिया में लाखों औरतें हैं और उनमें से बहुत सी तुम्हारी पूर्व पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। उसने कदर नहीं की, यह उसी की सजा है, लेकिन तुम उसकी तरह मत बनो। जरा अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखो। तुम्हारे आसपास ही इतनी लड़कियां हैं जो तुम्हारी पूर्व पत्नी से बेहतर हैं, ज्यादा सुंदर, ज्यादा फिट, ज्यादा दिलकश। युवा मालिक, आप आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? विवान के यूं अनसुना कर देने पर आन्या को भी थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसकी चमकती आंखें अचानक शरारती हो उठी। वह मुस्कुराई और मीठी कोमल आवाज में बोली, अरे जनाब, आप कहते हैं सब कुछ खाली है, फिर भी आंखें बंद किए बैठे हैं। जरा आंखें खोलकर मेरी तरफ देखिए। मुझे यकीन नहीं होता कि आपकी नजर में सब खाली है। ओ मेरे शहंशाह जनाब। विवान सिर्फ आंखें बंद करके आराम कर रहा था, न वह सो रहा था, नहीं मर गया था। आन्या की यह अजीब सी छेड़ने वाली हरकत सुनकर आखिरकार वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने आंखें खोली और उसे घूरते हुए बोला, आन्या, इंदौर के कितने ही लड़के तुम्हें अपनी देवी मानते हैं, तुम जरा अपनी इमेज और इज्जत का ख्याल नहीं रख सकती। आन्या ने उसे आंख मारी। उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। तो तुम्हें अब भी याद है कि मैं एक देवी हूं? मैं तो अभी तुम्हें मौका दे रही हूं कि मुझे पा सको। अच्छी तरह सोच लो, नहीं तो बाद में कहोगे मौका नहीं मिला। बस करो, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे साथ यूं मत छेड़ा करो। विवान को उससे निपटना काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा, आन्या की इस नोक-झोंक के बाद उसका शुरू का उदास मन काफी हल्का हो गया था। आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छेड़ रही हूं? अगर यूं ही बहाने बनाते रहे तो मैं यहीं कार में तुम्हें पकड़कर जबरदस्ती किस कर दूंगी। विवान। देवी आन्या के इस बेदाग रूप को देखते हुए विवान अपने ही जीवन पर संदेह करने लगा। क्या यही उसका असली चेहरा है? वाकई बाहरी रूप हमेशा सच नहीं बताता। वह बाहर से जितनी सुसंस्कृत, सभ्य और नफासत भरी लगती है, अंदर से उतनी ही मस्किया और शरारती है। विवान के मन में थोड़ा कौतूहल भी था। अगर इंदौर के उन सभी लड़कों को पता चले जो देवी आन्या की चोरी छिपे नहीं खुलेआम पूजा करते हैं कि उनकी यह देवी असल में इतनी नटखट मस्तमौला लड़की है, तो उनकी क्या हालत होगी। आन्या की इस चुलबुली बातों से कार के अंदर का माहौल काफी हल्का और खुशगवार हो गया। धीरे धीरे अन्विता और सास ससुर से जुड़ी उसकी सारी नकारात्मकता लगभग मिट ही गई। दोनों बातें करते और हंसते रहे, तरह तरह की बातों पर गपशप करते रहे और बीच बीच में उनकी खुलकर हंसने की आवाज गूंजती रही। विला पर वापस पहुंचने के बाद आन्या तो जैसे इंतजार ही नहीं कर पा रही थी। वह सीधे अपने कमरे में नहाने के लिए भागी। ऊपर जाने से पहले उसने नीचे से ही आवाज लगाई, युवा मालिक, जल्दी से नूडल्स बना दो और अंडा डालना मत भूलना, मुझे अंडे बहुत पसंद हैं। इतना कहकर वह सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। विवान ने अभी जूते बदले ही थे कि उसे आन्या की यह आवाज सुनाई दी और वह कुछ पल को अवाक रह गया। आखिर यहाँ असली युवा मालिक कौन है? उससे युवा मालिक कहकर काम तो अपने मन का करवाती है, पर आदेश भी उसी तरह देती है जैसे मालिक नौकर को देता है। हालांकि वह भीतर ही भीतर चकित था, पर फिर भी विवान सीधा किचन में चला गया। करीब 12 मिनट बाद नूडल्स तैयार हो गए। विवान ऊपर गया और आन्या के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। नूडल्स बन गए हैं, नीचे आकर गर्मा गर्म खा लो। यह कहकर वह नीचे लौटने ही वाला था कि तभी कमरे के अंदर से आन्या की आवाज आई, युवा मालिक, दरवाजा खुला है, जरा अंदर आकर मेरी मदद कर दीजिए ना। विवान को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मास्टर बेडरूम को पूरी तरह लड़कियों के अंदाज में सजाया गया था, जहां ज्यादातर गुलाबी और सफेद रंग का इस्तेमाल था। आखिर यह लड़की का निजी कमरा था, इसलिए विवान ने बस सरसरी नजर डाली और ज्यादा गौर नहीं किया। आन्या की आवाज बाथरूम से आई, युवा मालिक, मैं कपड़े बाहर रखना भूल गई, जरा अलमारी से मेरे लिए एक सफेद लेस वाला नाइट गाउन निकाल दोगे? विवान ने ज्यादा सोचे बिना अलमारी की तरफ कदम बढ़ा दिए।
अलमारी में स्लाइडिंग दरवाजे लगे थे। जैसे ही विवान ने दरवाजा सरकाकर खोला, सामने का नजारा देखकर वह एकदम जड़ हो गया। उसका चेहरा लाल हो उठा और वह बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। अपने कपड़े तुम खुद ही निकाल लेना, मैं नीचे जा रहा हूं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद किया और कदम तेजी से नीचे की ओर बढ़ा दिए। ची बाथरूम का दरवाजा खुला और आन्या ने पहले सिर निकालकर इधर उधर देखा कि कहीं विवान अभी भी कमरे में तो नहीं है। यकीन हो जाने पर वह बाथरूम से बाहर आ गई। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे और वह एक गुलाबी तौलिए में लिपटी हुई थी, मगर वह तौलिया बस जरूरी हिस्सों को ही ढक पा रहा था। दूध सी सफेद त्वचा का बड़ा हिस्सा यूं ही हवा के संपर्क में था। बर्फ से उजले कंधे, नाजुक कॉलरबोन, पतली सुंदर भुजाएं और बेहद लंबी चिकनी टांगे। उसकी त्वचा रेशम जैसी मुलायम थी, जिस पर हल्की सी चमक थी, मानो कोई बेशकीमती कलाकृति हो। आन्या धीरे धीरे अलमारी की तरफ चली और खुली अलमारी को देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। शादीशुदा होकर भी इतने शर्मीले। अलमारी में तरह तरह के पायजामे और नाइट गाउन रखे थे। इनमें से ज्यादातर अर्धपारदर्शी थे और कुछ के साथ तो मैचिंग अंदर पहनने वाले कपड़े भी लगे थे। उन अंडरगारमेंट्स के डिजाइन अलग अलग थे, लेकिन सब में एक बात समान थी, कपड़ा बहुत कम और कुछ तो बाकायदा थोंग स्टाइल के थे। आन्या ने उन सब में से एक अपेक्षाकृत साधारण नाइट गाउन चुना, उसे पहन लिया और कमरे से बाहर निकलते वक्त एक हल्की सी धुन गुनगुनाती रही। डाइनिंग एरिया में विवान सिर झुकाकर नूडल्स खा रहा था। गलियारे से आते कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाकर उधर देखा। पानी से निकले कमल की तरह ताजा और खूबसूरत लगती आन्या को देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए विस्मय की झलक आई, लेकिन बस एक नजर डालने के बाद ही विवान ने फिर से नजर झुका ली और अपने नूडल्स खाने लगा। आन्या उसके पास से गुजरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। पल भर में शावर जेल की हल्की मगर बहुत सुखद खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। चाहे सूप की गर्मी हो या फिर विवान के शरीर का तापमान, उसका चेहरा एक पल के लिए हल्का सा लाल हो उठा, जो उसके लिए काफी कम होता था। युवा मालिक, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके हाथ के बने खाने इतने स्वादिष्ट होंगे, और आपके बनाए नूडल्स तो कमाल के हैं। आन्या नूडल्स खाती रही और बिना झिझक तारीफ करती रही। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी नूडल्स खत्म किए और ऊपर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसे कुछ याद आया। वह ठिठक कर रुका और बोला, बर्तन और कटोरी चम्मच वहीं छोड़ देना, मैं उन्हें कल सुबह धो दूंगा। यह कहकर वह तेजी से दूसरी मंजिल की तरफ चला गया और थोड़ी देर बाद ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आन्या ने उसे ऊपर जाते हुए देखा, फिर हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक दबंग महिला बॉस और उसका सीधा साधा युवा मालिक, यह कहानी तो काफी दिलचस्प लग रही है। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। वीकेंड के 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सोमवार की सुबह विवान और आन्या एक साथ रवाना हुए, लेकिन वे सीधे ऑफिस नहीं गए। घर से निकलने से पहले विवान ने अन्विता को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसे याद दिलाया था कि आज उन्हें तलाक के कागजात लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। यह बात वह भूल न जाए। मैसेज भेजने के तुरंत बाद कार अचानक सड़क के किनारे रुक गई। विवान ने अपना सिर घुमाया और कुछ हैरानी भरे भाव से आन्या की ओर देखा, जिसने पहले ही अपनी सीट बेल्ट खोल ली थी। आन्या ने अपनी भौहें चढ़ाईं और विवान को कार से बाहर निकलने का इशारा किया। अरे यार, बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है, बस नीचे उतरो। विवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर आन्या ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं और फिर शिकायत भरे लहजे में बोली, छोटे मालिक, अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको पहले उसे घास तो खिलानी होगी, है ना? कोई और विकल्प न होने पर विवान कार से बाहर निकल गया, जहां आन्या ने अपनी कार पार्क की थी। उसके पास ही एक नूडल्स का रेस्टोरेंट था। अंदर आते ही आन्या कैश काउंटर के पास गई और मटन नूडल्स के 2 कटोरे ऑर्डर किए, जिनमें से एक मसालेदार था। विवान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आन्या को मसालेदार खाना पसंद है। लेकिन जब नूडल्स के 2 कटोरे मेज पर आए तो आन्या ने एक्स्ट्रा मसाले वाले मटन नूडल्स का कटोरा विवान के आगे खिसका दिया। विवान ने कुछ शक के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तीखा खाना पसंद है? मैं अंधी नहीं हूं। पिछले कुछ दिनों से जब भी तुम खाना बनाते हो उसमें थोड़ी सी मिर्च डालते हो, लेकिन हर बार उसे पूरा चट कर जाते हो। आन्या ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर छोटे छोटे निवालों में नूडल्स खाने लगी।
विवान को बिना किसी कारण के अपने दिल में एक अपनापन महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल साथ रहने वाली अन्विता ने तीखे खाने के प्रति उसकी पसंद को नहीं पहचाना, लेकिन आन्या ने इसे न सिर्फ पहचान लिया था बल्कि उसे याद भी रखा था। उसे हमेशा से तीखा और मसालेदार खाना पसंद रहा है। आप यह भी कह सकते हैं कि वे इसके बिना रह ही नहीं सकते। हालांकि अन्विता तीखा खाना नहीं खा सकती, इसलिए विवान अपने बनाए खाने में मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करता था, सिवाय नाम मात्र के। उसकी शादी अन्विता से 5 साल पहले हुई थी और वह हमेशा से ही उसकी हर बात मानता आया है और उसकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखता आया है। अन्विता शायद अनजाने में खुद को ही देखती रह गई, जिसके कारण वह अक्सर विवान के बारे में शिकायत करती थी कि उसे कुछ भी पसंद नहीं है, उसका अपना कोई शौक नहीं है। लेकिन असल में ऐसा कौन है जिसे कुछ भी पसंद नहीं होता? बात बस इतनी सी है कि विवान ने कभी जताया नहीं, या शायद उसने जानबूझकर किसी और की खुशी के लिए अपनी पसंद को दबा दिया। विवान को नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आन्या को जो दुकान मिली थी वह वाकई बहुत अच्छी थी। स्वाद इतना बेहतरीन था कि विवान ने मसालेदार मटन नूडल्स का पूरा कटोरा एक ही बार में खत्म कर दिया। ओह, क्या आप मेरी खोजी हुई नूडल की दुकान से खुश हैं? आन्या ने अपने कटोरे में से केवल आधे नूडल्स ही खाए थे, वह बाकी खत्म नहीं कर पाई थी। हालांकि उसने कटोरे में रखा फ्राइड अंडा और मटन खा लिया था, जिससे पता चलता है कि आन्या को अंडे और नॉन वेज वाकई बहुत पसंद है। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे यह बहुत पसंद आया। इसी पल आन्या ने डिब्बे से 2 नैपकिन निकाले और उन्हें विवान की ओर बढ़ाया। विवान ने आदत के अनुसार उन्हें लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आन्या ने खुद आगे बढ़कर नैपकिन से विवान के मुंह पर लगे तेल के दाग पोंछ दिए। इस आत्मीय और प्यारे से इशारे ने विवान को एक पल के लिए चौंका दिया। जब तक आन्या को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक वह अपना हाथ पीछे खींच चुकी थी। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाया। उसकी आंखों में एक चमकती हुई मुस्कान थी और उसने विवान को बड़े गौर से देखा। विवान समझ गया कि क्या हो रहा है। उसके गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने की कोशिश की और उसे टोका, फिर कभी ऐसा मत करना, लोग आसानी से गलतफहमी पाल लेते हैं। गलतफहमी किस बात को लेकर? आन्या ने शरारत से पूछा। तुम अभी तक सिंगल हो। अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान ने यह देख लिया और फोटो खींच ली, तो भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकती हूं? आन्या के जवाब ने विवान को चुप करा दिया। उसे एहसास हुआ कि यह दिखने में सख्त और कड़क मिजाज महिला सीईओ असल में निजी जिंदगी में एक बेबाक और मजाकिया इंसान थी। तभी एक मैसेज की टोन बजी। विवान ने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन देखी तो पता कि अन्विता का मैसेज था, लेकिन मैसेज पढ़ते ही विवान का पारा चढ़ गया। विवान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यूं ही तलाक दे सकते हो? किस आधार पर? क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अपनी ही पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने का दर्द कैसा होता है। मैसेज पढ़ने के बाद विवान का मूड, जो पहले काफी अच्छा था, अचानक बहुत खराब हो गया। अन्विता कह रही है कि वह इस रिश्ते में धोखेबाज था, लेकिन इस रिश्ते में असल में बेवफा तो अन्विता थी। अब जब वह तलाक चाहता है तो वह पलटकर उसे ही दोषी ठहरा रही है। इसका क्या मतलब है? विवान के चेहरे पर अचानक बिगड़े हुए भाव देखकर आन्या ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें फिर से परेशान किया? विवान ने शक भरी नजरों से आन्या की ओर देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझे धमका रही है? छोटे मालिक, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि मैं कुछ भी कहूं, आप गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बताओ तो सही। छोटे मालिक, क्या आपने गौर किया है कि आप कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं? आन्या के शब्दों ने विवान को पूरी तरह से खामोश कर दिया। यह सोचकर कि विवान शायद नाराज हो गया है, आन्या ने तुरंत सफाई दी। अरे, गलतफहमी मत पालिए। जब मैंने छोटा कहा तो मेरा मतलब आपके साइसे के छोटे होने से नहीं था। मेरा मतलब उस तरह के छोटेपन से था जो अक्सर औरतों के नखरों में होता है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और वैसे भी तो बेहतर होगा कि तुम सफाई नहीं दो। विवान शुरू में कुछ उदास महसूस कर रहा था, लेकिन आन्या की यह अजीबोगरीब सफाई सुनने के बाद उदासी गायब हो गई और वह बस अपना माथा पीट कर रह गया। यह कंपनी की महिला सीईओ हैं, जिन्हें इंदौर के कई मर्द देवी मानकर पूछते हैं, तो फिर इनके दिमाग में हमेशा ऐसे उल्टे सीधे ख्याल क्यों आते हैं? आन्या को हल्की खांसी आई
और उसके गोरे चेहरे पर एक दुर्लभ शर्मिंदगी वाली लाली दिखाई दी। छोटे मालिक, क्या हम बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस चलें? अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले ऑफिस चलते हैं। विवान ने न में सिर हिलाया, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, क्या तुम प्लीज मुझे तलाक के केस की तैयारी में मदद कर सकती हो, जब तुम्हारे पास कुछ खाली वक्त हो? मुझे कानूनी पचड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बॉस, आन्या ने सिर हिलाया, खड़ी हुई और नूडल्स का बिल चुकाने के लिए कोड स्कैन किया। इसके बाद दोनों कार में बैठे और सीधे समुद्रिका कंपनी की ओर चल दिए। वीकेंड होने के कारण विवान ने कंपनी की क्लाइंट जानकारी को कई बार चेक करना जरूरी समझा, इसलिए जब क्लाइंट की तरफ से कोई समस्या आई और बात करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत पड़ी तो विवान ने आगे बढ़कर इसे संभाला। बिजनेस मैनेजर विवान के काम करने के तरीके से बहु खुश थे। उन्होंने विवान के कंधे पर थपथ पाया, उन्हें क्लाइंट की फाइल सौंपी और निर्देश दिया, विवान, वह क्लाइंट आज शाम 4 बजे फुल स्टार क्लब में अपना जन्मदिन मना रही हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है। तुम्हें आज दोपहर वहां जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि क्लाइंट खुश रहे। इस बार गलती हमारी कंपनी की थी। तुम्हारा काम क्लाइंट को मनाना और बिजनेस पार्टनरशिप को जारी रखना है। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं इस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैनेजर मुस्कुराया और अपने केबिन में वापस चला गया। विवान ने अपने हाथ में मौजूद फाइल खोली और जब उसने क्लाइंट का नाम और डिटेल देखी तो वह दंग रह गया। सान्या, ये वो कैसे हो सकती है? विवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। सान्या अन्विता की सबसे अच्छी दोस्त थी, एक खूबसूरत, अमीर और कामयाब महिला। उनका परिवार मुख्य रूप से कपड़ों के बिजनेस में लगा हुआ है, जिसके पास 3 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं और जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। 3 साल पहले विवान की वजह से सान्या और अन्विता के बीच झगड़ा हो गया था। वजह यह थी कि सान्या ने शराब पीने के बाद विवान को जबरदस्ती किस करने और उसे बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन विवान ने उसे ठुकरा दिया था। बाद में विवान को लगा कि सान्या के चरित्र में कुछ खोट है, इसलिए उसने अन्विता को इसके बारे में बता दिया। गुस्से में आकर अन्विता ने सान्या से अपनी दोस्ती तोड़ दी और फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया। इस काम को पूरा करना शायद मुश्किल होगा। विवान ने अपनी कनपटी रगड़ी, उसे इस काम को हाथ में लेने का थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। काम के घंटे जल्दी बीत जाते हैं। दोपहर के 3:30 बज चुके थे। चूंकि विवान अपनी क्लाइंट सान्या से मिलने जा रहा था, इसलिए उसने मैनेजर को पहले ही बता दिया था। काम खत्म होने के बाद उसने एक टैक्सी ली और सीधे फुल स्टार क्लब चला गया। मैनेजर के मैसेज के हिसाब से विवान ने वह प्राइवेट लाउंज ढूंढ लिया जहां सान्या मौजूद थी। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद विवान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। प्राइवेट रूम में 8 लोग थे, लेकिन विवान की निगाहें लगभग तुरंत सान्या पर टिक गईं। सान्या ने सफेद रंग की टाइट फिटिंग टी-शर्ट और बेहद छोटे शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके लंबे लहराते बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे थे और उसने चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था। 3 साल पहले की उसकी मासूमियत की तुलना में अब वह ज्यादा मैच्योर और ग्लैमरस लग रही थी। सान्या बेहद खूबसूरत है। अन्विता के मुताबिक कॉलेज के दिनों में सान्या उनकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। सान्या के अलावा वहां 7 अन्य लोग थे। विवान को इनमें से 3 लोगों की धुंधली सी याद थी। वे शायद उसके कॉलेज के साथ पढ़ने वाले थे। विवान बाकी 4 लोगों को नहीं पहचानता था। उसने अंदाजा लगाया कि वे उसके नए दोस्त थे जिनसे वह बाद में मिली थी। विवान, जब सान्या ने विवान को दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा तो वह एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान उसकी बर्थडे पार्टी में दिखाई देगा। विवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने आने का कारण बताया। नमस्ते सान्या जी, मैं समुद्रिका ग्रुप से सेल्स का प्रतिनिधि हूं। मैं आपसे एक संभावित सहयोग प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आया हूं। हालांकि काफी देर तक बोलने के बाद भी सान्या ने मानो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सान्या की आंखों में एक चमक आई और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम काम पर वापस आ गए? क्या अन्विता को इसके बारे में पता है? आज मेरा जन्मदिन है और यहाँ सबकी पार्टी चल रही है। क्या हम अभी काम को एक तरफ रखकर साथ में कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं? हाँ यार, मिस सान्या सही कह रही हैं।
यह तो हद हो गई। हम इतनी दूर से आपके साथ जश्न मनाने आए हैं, आप हमें छोड़कर अपना काम करने तो नहीं जा रही ना? सान्या, ये सेल्समैन तो काफी हैंडसम है, क्यों ना हम उससे परिचय कर लें? मैं अभी सिंगल हूं। प्राइवेट रूम में मौजूद लड़के लड़कियां एक के बाद एक हंगामा करने लगे। सान्या ने भौहें चढ़ाकर झुंझलाते हुए कहा, चुप रहो तुम सब, बकवास बंद करो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कमरा एकदम शांत हो गया। सान्या ने विवान को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह उसके बगल में बैठ जाए। अपना काम पूरा करने की मजबूरी में विवान केवल सिर हिलाकर आगे बढ़ सकता था। जैसे ही वह बैठा, सान्या ने शराब के 3 गिलास भरे, एक विस्की, एक रेड वाइन और एक बियर। सान्या ने बोतल नीचे रख दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा चंचल भाव था। आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझसे बिजनेस की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए आपको पहले ये 3 गिलास पीने होंगे। यह सुनकर सभी को साफ हो गया कि सान्या जानबूझकर विवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। हाँ भाई, बड़ी डील्स अक्सर ड्रिंक्स के साथ ही तय होती हैं। 3 पेग पीना ईमानदारी और क्लाइंट के लिए इज्जत का प्रतीक है। सान्या, इस सेल्समैन को काम का ज्यादा अनुभव नहीं लगता? क्या उसे खुद पहल करके तुम्हारे लिए ड्रिंक्स नहीं सर्व करनी चाहिए और तुम्हें चीयर्स नहीं करना चाहिए? अरे हैंडसम, अगर बिजनेस की बात करनी है तो जल्दी करो और पी लो। पीने के बाद तुम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो, न केवल बिजनेस के बारे में बल्कि रोमांस के बारे में भी। कमरे में मौजूद दोस्तों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। विवान का चेहरा काफी गंभीर दिख रहा था, लेकिन अपने काम के लिए उसने दांत पीसकर बियर का गिलास उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। इसके बाद रेड वाइन आई और अंत में विस्की। 3 तरह की ड्रिंक्स पीने के बाद विवान को तुरंत अपने पेट में जलन महसूस होने लगी। खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी चढ़ता है, खासकर जब इसमें 3 अलग अलग तरह की शराब मिली हो। कुछ ही मिनटों में विवान को चक्कर आने लगे। विवान को लगातार 3 ड्रिंक्स पीते देख कमरे में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। वाह यार, तुम तो बड़ी आसानी से पी लेते हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चीयर्स करता हूँ। मना करना बेइज्जती होगी। अरे हैंडसम, इतना भी क्या आकड़ना? अभी अभी 3 ड्रिंक पी हैं, पेट खराब होगा ना? तो एक अंगूर खा लो, सब ठीक हो जाएगा। शिखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? अगर तुम्हें लड़कों से फ्लर्ट करना है तो मेरे पैर पर पैर मत रखो। हा हा हा। क्लब का माहौल एक बार फिर रंगीन हो उठा। भीड़ के मजाक का सामना करते हुए विवान ने केवल विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसी पल सान्या ने अपने फोन से एक गाना चुना और माइक विवान को सौंपते हुए उससे अपने साथ एक रोमांटिक गाना गाने की जिद की। विवान ने स्वाभाविक रूप से मना करना चाहा, क्योंकि अन्विता के साथ रहने के बाद उसने कभी भी दूसरी महिलाओं के साथ रोमांटिक गाने नहीं गाए थे। लेकिन यह देखते हुए कि वह अन्विता से तलाक लेने वाला था और वह वहां काम के सिलसिले में था, उसने माइक ले लिया। सान्या ने वही रोमांटिक गाना बजाया जो विवान और अन्विता ने अपनी शादी के स्टेज पर एक साथ गाया था। विवान को बोल याद थे और उसकी शुरुआती लाइनों ने कमरे में मौजूद सभी को हैरान कर दिया। एक गाना गाने के बाद विवान का सिर बुरी तरह घूमने लगा, लेकिन कमरे में मौजूद लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही उसने गाना खत्म किया, उन्होंने उसके नाम का जाम उठाना शुरू कर दिया। विवान एक के बाद एक पैक पीते पीते थक गया और जल्द ही वह पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। इसी पल सान्या ने पहल करते हुए आगे बढ़कर प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के बहाने विवान के गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे पहले कि विवान कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अचानक उसे सोफे पर नीचे दबा दिया और फिर जबरदस्ती उसे किस कर लिया। क्लिक। कैमरे के शटर की आवाज से विवान चौंककर होश में आने की कोशिश करने लगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सान्या किसी बेल की तरह उसकी गर्दन से चिपक गई थी। वह किस बहुत आक्रामक था, जिससे विवान लगभग सांस भी नहीं ले पा रहा था। आसपास मौजूद भीड़ की सीटियां और हूटिंग का सिलसिला नहीं रुका और कुछ लोगों ने तो मजाक में उस पल का वीडियो भी बना लिया। विवान उठकर जाना चाहता था, लेकिन इस समय उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और वह इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं पा रहा था। वह सोफे पर वापस लुढ़कने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सान्या उसके बगल में बैठी थी। उसके गोरे पैर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव झलक रहा था जिसे विवान समझ नहीं पा रहा था। विवान, क्या यह किस जाना पहचाना सा लगा? क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा 3 साल पहले था? सान्या की आवाज सुनकर विवान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अचानक उसे गहरा चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। हमारे डुएट सॉन्ग
और किसका वीडियो मुझे भेजो। सान्या ने एसी का तापमान कुछ डिग्री बढ़ा दिया और फिर अपनी दोस्त से वह वीडियो मांगा जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। वीडियो मिलने के बाद सान्या ने 2 लड़कों से कहा कि वे विवान को उसकी कार तक ले जाने में मदद करें। इमारत के नीचे, आज रात का सारा खर्चा मेरी तरफ से है, तुम लोग खूब मजे करो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ रही, बाय। सान्या ने दोनों लड़कों को हाथ हिलाकर विदा किया और फिर ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में कार काफी दूर निकल गई। धिक्कार है यार, उसने दोस्ती से ज्यादा रोमांस को अहमियत दी, एक लड़के ने शिकायत की। दूसरा लड़का मजाक में हंस पड़ा। वह कॉलेज में सान्या और अन्विता का क्लासमेट था और वे तीनों एक दूसरे को जानते थे। वह जानता था कि अन्विता और सान्या पक्की सहेलियां थीं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि 3 साल पहले उनके बीच अनबन क्यों हुई थी, लेकिन सान्या द्वारा अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को सबके सामने किस करने और उसे अपने साथ ले जाने की बात से वह सचमुच हैरान था। लेकिन उसने अन्विता को इसके बारे में बताने की नहीं सोची। इसके बजाय उसने यह देखने के लिए इंतजार किया कि आगे क्या तमाशा होता है। आधे घंटे बाद सान्या के प्राइवेट फ्लैट में बिस्तर पर बेहोश लेटे हुए विवान को देखकर सान्या ने बड़ी चालाकी से उसके ऊपर झुककर कई कोजी और इंटीमेट तस्वीरें ली। फिर उसने अपने द्वारा ली गई तस्वीरें और साथ ही उनके गाने और किस का वीडियो अन्विता को भेज दिया। इसी दौरान उसने विवान का हाथ पकड़ा, एक तस्वीर ली, एक कैप्शन लिखा और उसे अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसे मैं चाहूं और पा न सकूं। जैसे ही पोस्ट फेसबुक पर शेयर की गई, उसे तुरंत 7-8 लाइक और कमेंट मिल गए। टिंग टिंग फेसबुक मैसेंजर के नोटिफिकेशन लगातार बजते रहे। एक मैसेज उसकी किसी सहेली का था जो मजाक में शिकायत कर रही थी कि उसने एक हैंडसम लड़के के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया। बाकी सारे मैसेज बिना किसी अपवाद के अन्विता द्वारा भेजे गए थे। सान्या ने बड़ी दिलचस्पी से देखना शुरू किया। अन्विता के मैसेज गुस्से और नफरत से भरे थे, लेकिन सान्या को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे बदला लेने का एक अजीब सा सुकून मिला। उसने स्क्रीन पर तेजी से टाइप किया, मैसेज लिखा और फिर सेंड पर क्लिक कर दिया। माफ करना, तुम्हारे पति अभी बहुत बिजी हैं। मेरे पास तुम्हारे फालतू मैसेजों का जवाब देने का टाइम नहीं है। चलो कल बात करते हैं। शहर का मुख्य इलाका, 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला एक बड़ा और आलीशान फ्लैट। यह विवान और अन्विता का वैवाहिक घर है, जहां वे 5 साल तक एक साथ रहे। लेकिन इस समय मास्टर बेडरूम में अन्विता ने अपने हाथ में आने वाली हर चीज को तोड़ फोड़ दिया था। विवान, तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? अन्विता की आंखें लाल हो गईं और आंसू बेकाबू होकर उसके गालों पर बहने लगे। वह बार बार खुद से कुछ बुदबुदा रही थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए चीजें पटक रही थी। वह विवान से नफरत करती थी, लेकिन उसके लिए प्यार भी महसूस करती थी। 5 साल तक साथ रहने के बाद, और वह कोई पत्थर दिल तो है नहीं, तो विवान के लिए उसके मन में भावनाएं क्यों नहीं होंगी? जब विवान ने तलाक की बात की तो उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके बिना विवान को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। आखिरकार विवान का सारा पैसा तो उसके परिवार और मायके वालों पर ही खर्च हो चुका था। बिना पैसे के और बिना किसी ऐसे इंसान के जो उसे इस मुश्किल दौर में सहारा दे सके, विवान कितनी कठिनाइयां झेलेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि विवान को इसका पछतावा होगा। वह जरूर अपनी गलतियों को मानेंगे, उससे माफी मांगेंगे और अंत में उसी के पास वापस आएंगे। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब विवान ने न केवल उसके सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। बढ़ती हुई बेचैनी महसूस करते हुए अन्विता ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद वह सबसे पहले उस जगह गई जहां सान्या रहती थी। उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सान्या का पता जानती थी। अन्विता को निराशा हुई क्योंकि सान्या ने वह पुराना घर बेच दिया था और उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ रहती है। उसे अपने कॉलेज के लगभग सभी पुराने दोस्तों से संपर्क करने में 1 घंटा लग गया और आखिरकार उसे सान्या का वर्तमान पता मिल गया। सान्या के घर जाते समय आसमान में अचानक बिजली कड़की और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बरसात की रात में अन्विता बेहद परेशान होकर अपनी कार चला रही थी। विवान के इस समय सान्या के साथ होने के ख्याल से ही उसे घुटन महसूस होने लगी। उसने बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और 10 मिनट से कुछ अधिक समय में सान्या की हाउसिंग सोसाइटी में पहुंच गई। कुछ मिनट बाद वह पूरी तरह भीगी हुई हालत में सान्या के घर के बाहर खड़ी थी।
टिंग 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 टोंग, दरवाजे की घंटी जोर से बजी। सान्या, जो पहले से ही सो रही थी, जाग गई। अभी भी आधी नींद में वह अपनी नाइट ड्रेस में ही बिस्तर से उठी। उसने कमरे से बाहर निकलकर दरवाज खोला। जब सान्या ने देखा कि आने वाला व्यक्ति अन्विता है, तो वह एक पल के लिए सन्न रह गई। ओह! कुछ पलों की खामोशी के बाद सान्या के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुमने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। इस समय अन्विता की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, मानो वह एक घायल शेरनी हो। चटाक, उसने सान्या के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। सान्या, विवान मेरा पति है। तुम इतनी घिनौनी और बेशर्म हरकत कैसे कर सकती हो? सान्या अचानक पड़े थप्पड़ से हिल गई। उसने अपना गाल सहलाया और उसे समझने में कुछ समय लगा। फिर उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अन्विता पर झपट पड़ी। तुम्हारे पति को आखिर क्या हुआ है? तुम उससे प्यार नहीं करती है ना? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो? सान्या के शब्दों ने अन्विता को तुरंत 5 साल पहले की याद दिला दी। 5 साल पहले समर ने उसे छोड़ दिया था और खुद पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था। दिल टूटने के दर्द को सहन न कर पाने के कारण वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी थी और तभी उसकी मुलाकात विवान से हुई थी। फिर विवान ने उसे मनाना शुरू कर दिया। पहले तो उसका इरादा हाँ कहने का नहीं था, लेकिन बाद में उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी और बताया कि किसी पुराने रिश्ते के गम से उबरने का सबसे तेज तरीका एक नया रिश्ता शुरू करना है। इसलिए अन्विता विवान की गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई थी। उसे आज भी याद है कि जब उसने हाँ कहा था तो विवान इतना खुश हुआ था मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। चटाक, सान्या ने भी उसे पटकर थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही उसने ताना मारना नहीं भूला। अन्विता, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे विवान से 5 साल पहले ही प्यार हो गया था। मैं हमेशा से उसे पाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ही वह मुझे ठुकराता रहा है। अब जब समर वापस आ गया है और तुमने उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर भी रख लिया है, तुम्हारे पास पहले से ही समर है, तो तुम अभी भी विवान के पीछे क्यों पड़ी हो? जब तुम उससे प्यार नहीं करती तो इतनी मतलबी क्यों हो? तुम मुझे और विवान को एक साथ खुश क्यों नहीं रहने देना चाहती? दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे एक परछाई नजर आ रही है। विवान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह दरवाजे की घंटी सुनकर जाग गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सान्या का सामना कैसे करे, इसलिए उसने सोने का नाटक किया था। हालांकि दरवाजे पर हुए शोर शराबे ने उसका ध्यान खींचा और वह मजबूर होकर बाहर आ गया। खड़े होने की दिशा की वजह से सान्या ने अपने पीछे विवान को नहीं देखा, लेकिन अन्विता ने देख लिया। विवान को देखते ही वह चौंक गई। उसके हाथ रुक गए और चेहरा सख्त हो गया। सान्या भी रुक गई। उसने मुड़कर विवान की ओर देखा, जो कुछ देर से दरवाजे पर खड़ा था, और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने पहल करते हुए विवान के करीब जाकर उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी। यह इशारा बेहद रोमांटिक और अपनापन भरा था। सान्या ने धीरे से पूछा, जान, तुम जाग गए? मुझे माफ करना, क्या हमारे शोर ने तुम्हारी नींद खराब कर दी? पहले विवान उसे तुरंत दूर धकेल देता और उससे कहता कि वह अन्विता का पति है और उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन इस बार विवान ने उसे धक्का नहीं दिया। विवान की आंखें गहरी और गंभीर थीं। जब उसने अन्विता की आंखों में ध्यान से देखा, क्या सान्या ने अभी जो कुछ कहा वह सब सच था? अन्विता ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सान्या ने जो कहा वह सच था और वह इसे नकार नहीं सकती थी। लेकिन विवान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में टूटे दिल का दर्द साफ झलक रहा था। अन्विता, यह सब खत्म हो गया है। अगर तुम तलाक नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैंने वैसे भी तलाक की अर्जी दे दी है। अब कृपया यहाँ से जाओ और हमें परेशान मत करो। यह सुनकर सान्या बेहद खुश हो गई। उसने अन्विता की ओर घमंडी मुस्कान के साथ मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, सुना तुमने? विवान ने कहा कि तुम्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अन्विता का चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था मानो वह अभी टूटकर बिखर जाएगी। उसकी आंखें लाल थीं और वह विवान को घूरते हुए जिद से पूछ रही थी, विवान, क्या तुम सचमुच इसके साथ हो? चाहे ऐसा हो या न हो, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? विवान के चेहरे पर बेरुखी के भाव थे। उसने पहले सोचा था कि भले ही अन्विता ने अपना मन बदल लिया हो, लेकिन कम से कम वह पहले उससे प्यार तो करती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अन्विता उसके साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि वह उसे शुरू से ही पसंद करती थी।
विडंबना यह है कि विवान ने 5 साल तक समर की जगह भरने वाले रिप्लेसमेंट के रूप में काम किया। कोई हैरानी की बात नहीं, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अन्विता समर के वापस आने के घर जाने या विवान के साथ रहने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी। पता चला कि शुरू से अंत तक वही कबाब में हड्डी था। उस समय समर ने फोन पर कहा था कि जिसे कोई नहीं चाहता वही असल में तीसरा होता है। उस समय विवान ने उसका विरोध किया था और उसे बुरा भला कहा था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह सब कितना मज़किया लगता है। विवान के ठंडे रवैये को देखकर अन्विता को बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन जब अन्विता ने सान्या के घमंडी और ताने भरे भाव को देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और उसकी आवाज अचानक तल्ख हो गई। विवान, क्या तुम मुझसे इसी तरह बदला लेना चाहते हो? अन्विता के सवालों का सामना करते हुए विवान ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई सफाई दी। इस स्थिति में क्या समझाने का कोई मतलब है? विवान को चुप देखकर अन्विता ने दांत पीसते हुए नफरत से कहा, विवान, मैं तुम्हें इसका पछतावा जरूर कराऊंगी, याद रखना। इतना कहकर वह मुड़ी और पीछे देखे बिना तेजी से चली गई। अन्विता के जाने के बाद विवान ने सान्या को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, जो अभी भी उसे कसकर गले लगाए हुए थी। लेकिन सान्या किसी गोंद की तरह चिपकी हुई थी। जैसे ही आप उसे दूर धकेलते वह वापस चिपक जाती। विवान ने बेबसी से आह भरी, सान्या, वह जा चुकी है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सान्या चौंक गई। फिर उसने अपना सिर उठाया और विवान को ध्यान से देखते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें लगा कि मैं अभी नाटक कर रही थी? विवान ने विश्वास के साथ कहा, नहीं तो क्या, हमने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया है, इसलिए तुम्हारे लिए मुझसे प्यार करना नामुमकिन है। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ एक क्रश हो सकता है। क्या तुम पहली नजर के प्यार में विश्वास करते हो? सान्या की आंखें नरम पड़ गईं जब उसने लापरवाही से दरवाजा बंद किया, फिर विवान को जबरदस्ती दीवार से सटा दिया। विवान ने विरोध किया, लेकिन शराब का असर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, इसलिए वह कमजोर महसूस कर रहा था। सान्या की तीखी निगाहें विवान की आंखों पर टिकी हुई थीं। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गई थी, लेकिन अन्विता की वजह से मैंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। बाद में जब भी हम तीनों साथ होते थे, मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखते थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। 3 साल पहले मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और खुद पर काबू नहीं रख पाई, इसलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस कर लिया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। हालांकि इससे अन्विता से मेरी दोस्ती टूट गई, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हें किस तो किया था। अगर बाद में तुम मुझे ब्लॉक भी कर देते और मुझे फिर कभी तुम्हारे करीब आने का मौका न देते, तब भी मुझे इसका कोई मलाल नहीं होता। यह कहने के बाद सान्या ने विवान को फिर से चूमने की कोशिश की, लेकिन विवान ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे सान्या कामयाब नहीं हो पाई। सान्या काफी ताकतवर थी। उसने विवान की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसका सिर अपनी तरफ घुमाया। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, विवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कराटे जानती हूँ। तमीज से पेश आओ, वरना मैं जबरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहने के बाद उसने बिना किसी झिझक के विवान के होंठों को चूम लिया। उसका किस हमेशा की तरह ही हावी होने वाला था। विवान ने दांत पीसकर आखिरी दम तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन सान्या ने अचानक उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और कस दी। विवान दर्द से कराह उठा और उसके मुंह से धीमी सी आह निकली। यह दबी हुई आही थी जिसने सान्या को मौका दे दिया। काफी देर बाद उनके होंठ अलग हुए। विवान ने अपनी कनपटी रगड़ी और हाँफते हुए सांस ली। दूसरी ओर सान्या के चेहरे पर लगातार एक जीत वाली मुस्कान थी। विवान, 3 साल बीत गए। मैं अब भी तुम्हें जाने नहीं दे सकती, लेकिन मैंने कभी खुद पहल करके तुम्हें ढूंढने के बारे में नहीं सोचा था। इस बार तुम खुद मेरे पास आए हो। चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सान्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दीवानगी की आग जल रही थी। तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन उजाला होते ही विवान चुपके से सान्या के घर से निकल गया। कल रात उसने खुद को मजबूर करके सान्या के लिविंग रूम में सोफे पर पूरी रात काटी थी। ऐसा नहीं था कि वह रात को ही भागना नहीं चाहता था, बल्कि सान्या का बर्ताव किसी पागल प्रेमी जैसा था। वह जहां भी जाता, सान्या उसका पीछा करती। वह जाना चाहता था, लेकिन सान्या ने दरवाजे पर आकर उसे बताया कि वह जा सकता है, लेकिन उसे सुबह होने तक इंतजार करना होगा। उसके शब्दों में, अगर तुम अभी गए तो अन्विता नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
उसे मनाने में नाकाम रहने के बाद विवान के पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। थकावट और बदन दर्द से बेहाल होने के बावजूद उसने सोने की हिम्मत नहीं की। उसे शक था कि अगर वह सो गया तो वह पागल औरत सान्या कुछ और भी गड़बड़ कर सकती है। शुक्र है सूरज निकलने के बाद सान्या ने उसे नहीं रोका और जाने दिया। सान्या के घर से निकलने के बाद विवान ने सोसाइटी के गेट पर एक टैक्सी ली और रिवरसाइड विला लौट आया। कार में बैठने के बाद उसने अपना फोन निकाला, लेकिन पाया कि वह किसी समय बंद हो गया था। उसे लगा कि बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन जब उसने उसे चालू करने की कोशिश की तो पाया कि उसमें अभी भी 50% बैटरी बची हुई थी। फोन चालू होते ही एक के बाद एक कई मिस्ड कॉल, मैसेज और फेसबुक नोटिफिकेशन आने लगे। विवान इस समय थका हुआ और नींद से भरा था और उसके सिर में भी तेज दर्द हो रहा था। उसे फोन देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे सीधे अपनी जेब में रख लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह टैक्सी में बैठकर जाने लगा, नींद की कमी से लाल हुई आंखों की एक जोड़ी चुपचाप सड़क के उस पार एक काली सेडान कार से सब कुछ देख रही थी। विवान, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया, एक भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। यह अन्विता थी। वह कल रात जाने के बाद पूरी रात कार में ही इंतजार करती रही थी। सुबह होने तक विवान को सोसाइटी से निकलते हुए नहीं देखा गया था। कल रात विवान ने सान्या के घर पर रात बिताई और उसे इसमें कोई शक नहीं था कि विवान ने कल रात उसके साथ बेवफाई की सारी हदें पार कर दी होंगी। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी में साफ तौर पर समर नाम दिखाई दे रहा था। बिना सोचे समझे अन्विता ने कॉल उठा ली। अन्वी, मैंने वहां के सारे काम निपटा लिए हैं। मैं आज सुबह 10 बजे इंदौर पहुंच जाऊंगा। क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? हाँ, मैं आ रही हूँ। वाह अन्वी, वापसी में मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर लाया हूँ। जब हम मिलेंगे तब तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 10 बजे लेने आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद अन्विता ने थोड़ी देर सोचा और पहले घर जाने का फैसला किया। वह कल रात बारिश में भीग गई थी और अब वह काफी बिखरी हुई और थकी हुई लग रही थी। वह नहीं चाहती थी कि समर उसे इस हालत में देखे। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने अलार्म लगाया, 2 घंटे आराम किया और फिर सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर विवान नदी किनारे वाले विला में लौट आया था। वह मुश्किल से अंदर आया ही था कि आन्या ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वाह छोटे मालिक, तो आखिरकार आपको घर का रास्ता मिल ही गया। अगर आप वापस नहीं आते तो मैं पुलिस को बुलाने ही वाली थी। आन्या के मासूम चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन मुस्कान ने अनजाने में विवान को बेचैन कर दिया। विवान ने एक अजीब सी मुस्कान दी और सफाई पेश की। मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। यह सुनकर आन्या ने थोड़ी भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुमने ज्यादा पी ली थी? तुम किसके साथ थे? क्या किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया? कल हमारी कंपनी के एक पार्टनर का जन्मदिन था, इसलिए। विवान ने धैर्यपूर्वक समझाया। फिर कहा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझ जैसे मर्द को कोई डरा धमका सकता है? विवान की बात सुनकर आन्या ने चैन की सांस ली, लेकिन जोर देकर बोली, छोटे मालिक, बाहर बहुत सी बुरी औरतें हैं। वे सब आपको परेशान ही करेंगी। सिर्फ मैं ही हूं जो आपके लिए सही हूं। विवान ने अवाक होकर आन्या की ओर आंखें घुमाई, अपनी चप्पलें पहनी, आन्या के पास से गुजरा और सीधे सीढ़ियों की ओर चल दिया। आन्या खड़ी हुई और बोली, बॉस, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? कोई जरूरत नहीं, मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। विवान ने मना कर दिया। वह पीछे मुड़े बिना ऊपर चला गया। विवान को गलियारे में गायब होते देख आन्या ने हवा में सूंघा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने बुदबुदाते हुए कहा, छोटे मालिक से औरतों वाले इत्र की महक क्यों आ रही है? धत तेरे की, ये कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे भोले भाले बॉस को बहकाने की? आन्या ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने विवान को ढूंढने और उससे जवाब मांगने के लिए ऊपर जाने का फैसला किया। विवान के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। न केवल बेडरूम का दरवाजा, बल्कि बाथरूम का कांच का दरवाजा भी खुला था। इसलिए जब आन्या ने गुस्से में बाथरूम का दरवाजा खोलकर विवान से पूछा कि उससे औरतों के परफ्यूम की महक क्यों आ रही है, तो विवान डर के मारे सन्न रह गया। विवान ने हड़बड़ाकर तौलिए से खुद को ढका और गुस्से से कहा, आन्या, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं नहा रहा हूं? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तो सब देख लिया है। अपनी गलती जानते हुए आन्या ने मुंह बनाया।
विवान की ओर कनखियों से देखा और फिर बेमन से बाथरूम से बाहर निकल गई। जी यहाँ आपका आंखाक्षर है। इन परिवर्तन नोट इलरली जिहेंग और विवानी एनजियांग वान डेंग एन विताई एन सोंगी संगे नसान्यान्य एनचिंग हाउ ये नाई असमर छोरडवानर इन एनवीएन ई एन एंटोनिया हन्याय यूनचेंग एनचेंग एतियान हाई शहर चे मुंबई शई हेंटर में अणेज एन एम के सुअर के मासे एम हम लाई कोफ्ताई सहर्षांचन में हण वही किया सरड़ियाने सल ऐसी हंड्रेड औसे या अगर अम्बर रखना हो तो चिकन भी ठीक था, पर कोफ्ता है फण यंद्रल छस्यान इस तो टाटा अध्याय टेक्स्ट गंभीर चेहरे के साथ। विवान नीचे गया और आन्या के साथ समुद्रिका ग्रुप के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में कार ऑफिस के बेसमेंट पार्किंग में रुक गई। विवान ने जिद की कि आन्या पहले ऑफिस के अंदर जाए, जबकि वह आन्या के अंदर जाने के 5 मिनट बाद ही अंदर जाएगा। ऐसा करने की मुख्य वजह फालतू की परेशानी और ऑफिस गॉसिप से बचना था। आखिरकार जब उसने आधिकारिक तौर पर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया था, तो कुछ जिज्ञासु सहकर्मी उसके पास आकर आन्या के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगे थे। उस समय विवान ने जवाब दिया था कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं और उसे यह नौकरी आन्या के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही मिली है। विवान के सहकर्मियों को इस बारे में कोई शक नहीं था, क्योंकि उसके रेज्यूमे में किसी भी तरह के काम का अनुभव नहीं लिखा था और समुद्रिका जैसी बड़ी कंपनी बिना किसी अनुभव वाले बिल्कुल नए व्यक्ति को आसानी से नौकरी पर नहीं रखती। विवान, तुम तो कमाल हो। सान्या जी का स्वभाव बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन तुमने कल सिर्फ एक मुलाकात में ही डील फाइनल कर ली। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर बैठा, सेल्स मैनेजर ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मेरी खूब तारीफ की। यह सुनकर आसपास बैठे उसके सहकर्मियों ने भी हैरानी से उसकी ओर देखा। बस किस्मत अच्छी थी, विवान ने मुस्कुराते हुए से हिलाया, लेकिन मन ही मन वह बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। इस मिशन को पूरा करने के चक्कर में सान्या ने उसे दूसरी बार जबरदस्ती किस किया था और हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपनी इज्जत ही गंवाने वाला था। उसके दिमाग में पुरानी यादें बार बार आने लगी। उसकी पत्नी अन्विता को गंदगी से बहुत डर लगता था, माइसोफोबिया। शादी के बाद भी वे दोनों केवल कुछ देर के लिए हाथ पकड़ सकते थे या गले मिल सकते थे। उनके बीच कोई और गहरा रिश्ता नहीं था। उसका पहला किस 3 साल पहले सान्या ने ही लिया था। इसी वजह से अन्विता गुस्से में आ गई थी और उसने सान्या से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। दूसरा किस भी सान्या के साथ ही हुआ और इस बार भी उसे जबरदस्ती किस किया गया। इस बारे में सोचकर अब उसे हंसी भी आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। मैनेजर से कुछ मिनट बात करने के बाद विवान ने अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। काम का बोझ हल्का था, बस कुछ क्लाइंट डेटा को सही करना था। इंदौर एयरपोर्ट कुछ थकी हुई सी दिखने वाली लाल आंखों वाली अन्विता अराइवल गेट पर खड़ी थी और सूनी नजरों से आगे देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी पिछली रात की सारी घटनाएं घूम रही थी। यह सोचकर कि विवान ने उसे धोखा दिया और सान्या के साथ रात बिताई, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यह एहसास ऐसा था मानो किसी ने अचानक उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो, जिसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। अन्वी, वह ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने समर को अपनी ओर आते हुए भी नहीं देखा। समर ने बड़े प्यार से अपना हाथ उसके गोरे माथे पर रख दिया। तुम बहुत बीमार लग रही हो, क्या तबीयत ठीक नहीं है? समर की चिंतित आवाज सुनाई दी। अन्विता चौंक गई और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। जब उसने देखा कि सामने खड़ा आदमी समर है, तो उसने राहत की सांस ली। अन्विता मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस कल रात नींद नहीं आई और ठीक से आराम नहीं मिल पाया। समर ने पूछा, क्या यह कंपनी के मामलों की वजह से है? हाँ, शायद ऐसा ही है। अन्विता विवान के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को टालने के लिए बस सिर हिला दिया। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जरूर करूंगा। इस बार मैं कुछ पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए घर आया हूं। कुछ देर रुकने के बाद समर अचानक मुस्कुराया और बोला, दूसरी ओर मैं अपने अंकल से भी मदद मांगना चाहता हूं। हम अन्विता ने थोड़ी भौहें चढ़ाकर कुछ जिज्ञासा भरी नजरों से समर को देखा। मेरे अंकल रियल एस्टेट में काम करते हैं और जल्द ही दूसरे बिजनेस में भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास वर्मा ग्रुप में निवेश करने की बात लेकर गया था। अन्विता ने और भी गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वर्मा ग्रुप को निवेश की नहीं, बिजनेस पार्टनर और प्रोजेक्ट की जरूरत है। इसके अलावा हमारे परिवार के पास पर्याप्त फंड्स हैं। अन्वी, क्या तुमने ठीक से आराम नहीं किया? क्या तुम्हारा दिमाग अभी सुस्त है? समर ने अपना हाथ उठाया।
मानो वो अन्विता के सिर को सहला रहा हो। अन्विता एकदम सख्त हो गई। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन विवान की हरकतों के बारे में सोचने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। मेरे अंकल के मुंबई में कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वे बिजनेस शुरू करने और सहयोग खोजने में मेरी मदद करें, तो मुझे उन्हें कोई ठोस वजह तो देनी होगी, है ना? समर ने अन्विता के सिर को धीरे से सहलाया। उसका चेहरा प्यार से भरा हुआ था। पहले तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं अपने अंकल को बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस समय समर ने अन्विता की आंखों में गहराई से देखा। यह सुनकर अन्विता मना करने ही वाली थी, लेकिन समर अचानक खुद पर हंस पड़ा और बोला, लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा और यह ठीक नहीं है। आखिरकार तुम्हारा और विवान का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह किसी के घर में सेंध लगाने जैसा होगा। अगर मेरे अंकल को पता चल जाए कि मैं घर तोड़ने वाला हूं, तो क्या वह मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे और मेरी धुनाई नहीं कर देंगे? समर ने डरा हुआ चेहरा बनाया, जिसे देखकर अन्विता हंस पड़ी। हालांकि मुझे तुम्हारे लिए मार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बाद में इस बारे में सोचा, तुमने अभी तक विवान से तलाक नहीं लिया है। अगर मेरे अंकल तुमसे मिलना चाहें और उन्हें इस बारे में पता चल जाए, तो वे जरूर तुम्हें बहुत बुरी भली बातें कहेंगे। समर ने गहरी आह भरी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने उलझे हुए भाव से अन्विता को देखते हुए कहा, मुझे पिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बदनामी हो। शुक्रिया। समर के गहरे प्यार को महसूस करते हुए अन्विता के गाल लाल हो गए और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसकी नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अरे, इसमें शुक्रिया कैसा? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ रहूंगा, और मैं समर हमेशा अपना वादा निभाता हूं। समर का लहजा पक्का था। अन्विता को अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ। इसके बाद अन्विता ने समर को वेलकम लंच के लिए एक आलीशान रेस्टोरेंट में ले जाकर दावत दी। दोनों टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और समर ने अपने प्लान के बारे में भी बताया। उसका प्लान सरल था, अन्विता वर्मा ग्रुप के शेयर्स का एक हिस्सा बाजार भाव पर समर के अंकल को दे दे, जिससे उसके अंकल कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं। मेरे पापा नहीं मानेंगे। अन्विता के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने साफ मना कर दिया। वर्मा परिवार की तरक्की का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस पर केवल पिता का ही राज चलता था। शेयर होल्डर्स के साथ चर्चा करने और फैसले लेने के लिए मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके पिता हरीश वर्मा के अनुसार कंपनी को केवल एक ही आवाज की जरूरत है, और वह आवाज चेयरमैन के रूप में उन्हीं की है। अरे, परेशान मत हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। समर को अन्विता के इनकार का पहले से ही अंदाजा था। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरे अंकल निवेश करें, वर्मा परिवार में उनकी दखलंदाजी नहीं होगी। यह मत भूलो कि मेरे अंकल का अपना बड़ा बिजनेस है और वे इंदौर नहीं आ सकते। हालांकि कंपनी के कुछ शेयर उनके नाम पर ट्रांसफर होंगे, लेकिन इंदौर में सारे मामलों की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। मैं अपने अंकल द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन समर के ऐसा कहने के बावजूद भी अन्विता को बेचैनी महसूस हो रही थी। इसके अलावा अपने पिता के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। अन्वी, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? समर थोड़ा परेशान हो रहा था। अन्विता चुप रही। समर ने दांत पीसते हुए निराशा का नाटक करते हुए भरी और फिर कहा, मैंने अपने अंकल से बात कर ली है। अगर वर्मा परिवार अपने शेयर देने को तैयार है, तो वह नए कॉन्टैक्ट्स दिलवाने में मदद कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में उनके कई दोस्त भी हैं, इसलिए उनके लिए यह सिर्फ एक फोन घुमाने की बात है। दूसरा, यह वर्मा परिवार के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम रखने का एक शानदार मौका भी है। मुंबई का बाजार इंदौर से कम नहीं है, और तुम्हें इस बात का अच्छा अंदाजा होना चाहिए। अगर सब कुछ सही चला, तो वर्मा ग्रुप मुंबई में अपनी ब्रांच खोल सकता है। वर्मा परिवार के भविष्य के लिए समर की योजनाओं ने अन्विता को कुछ हद तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद अन्विता ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। मुझे पहले वापस जाकर अपने पापा से इस बारे में बात करनी होगी। आखिरी फैसला उन्हें ही लेना होगा। हाँ, मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे हाथ में नहीं है। समर ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। समर, थैंक यू। अन्विता बेहद भावुक हो गई।
वर्मा परिवार के सबसे मुश्किल समय में विवान का सान्या के साथ अफेयर चल रहा था, जबकि केवल समर ही ईमानदारी से उसकी मदद कर रहा था। विवान अपने सेल्स डिपार्टमेंट के सहकर्मियों के साथ लंच के लिए कैंटीन गया। 2 दिनों के मेलजोल के बाद ही वह डिपार्टमेंट में अपने सहकर्मियों से अच्छी तरह घुल मिल चुका था। विवान, तुम तो कमाल हो यार। मैं सोंग परिवार की उस नखरे वाली लड़की से पहले भी मिल चुका हूं। उसका गुस्सा बहुत तेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ एक मुलाकात में ही उसे संभाल लोगे। विवान काफी स्मार्ट दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सान्या जी इस पर फिदा हो गई हो, या शायद विवान ने कोई जादुई मंत्र फूंक दिया हो? अरे बाप रे, ये तो मुमकिन है। विवान, सच सच बता, तूने उस अमीरजादी को पटा तो नहीं लिया ना? मैं भी एक अमीर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैं भी किसी अमीर बीवी के सहारे ऐश करना चाहता हूँ। विवान भाई, प्लीज मुझे भी सिखाओ। मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर मत करो। अबे देख अपनी शक्ल, कितना डरपोक है तू। अगर हिम्मत है तो टेक दे घुटने, अगर नहीं तो मैं तेरी इज्जत नहीं करूंगा। ग्रुप के सहकर्मियों ने तरह तरह के मजाक किए, लेकिन उनमें से कोई भी बुरा नहीं मान रहा था। विवान ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह महज भाग्यशाली था। उसने यह भी कहा कि डील पूरी करने के चक्कर में उसे कल रात बहुत ज्यादा शराब पीनी पड़ी थी और वह बेहोश हो गया था। ग्रुप के लोग लगातार हंसी मजाक करते रहे, जिससे माहौल काफी हल्का फुल्का बना रहा। ओह तेरी बॉस मैम कैंटीन में क्या कर रही हैं? ठीक वहीं विवान के सामने बैठे एक बातूनी लड़के ने अचानक अपनी आंखें फाड़ ली और विवान के पीछे देखने लगा। यह देखकर बाकी लोग भी विवान के पीछे मुड़कर देखने लगे। आन्या अपनी ट्रे लिए हुए उनकी ओर आ रही थी। यह देखकर पूरा ग्रुप तुरंत शांत हो गया, लेकिन सबकी निगाहें आन्या पर टिक गईं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आन्या ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, सफेद शर्ट के ऊपर एक फिटेड ब्लेजर, एक फॉर्मल स्कर्ट और हाई हील्स। वह काफी लंबी और फिट थी, और जब वह चलती थी तो उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और खूबसूरती झलकती थी। यह देखकर कई लड़के अपनी सांस रोककर उसे देखने लगे। आन्या अपनी ट्रे लेकर विवान की टेबल पर आई, चारों ओर नजर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या यहाँ कोई सीट खाली है? खाने की मेज लंबी थी और इस पर ठीक 10 लोग बैठ सकते थे, जो विवान के ग्रुप के बराबर थे। वहां साफ तौर पर कोई सीट खाली नहीं थी, लेकिन आन्या ने फिर भी पूछ ही लिया। सहकर्मी बेवकूफ नहीं थे, वे सभी समझदार थे और बॉस का इशारा तुरंत समझ गए। मैम, मेरा खाना हो गया है, प्लीज आप बैठ जाइए। विवान के ठीक सामने बैठा सबसे ज्यादा बोलने वाला लड़का तुरंत खड़ा हो गया और अपनी सीट छोड़ दी। उसने कहा कि उसने खाना खत्म कर लिया है, लेकिन असल में वह पूरे समय बातें करता रहा था और अपनी प्लेट का 1/3 हिस्सा भी खत्म नहीं कर पाया था। थैंक यू। आन्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, फिर तमीज से बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने जाने वाले सहकर्मी की ओर मुड़कर कहा, इसी महीने से तुम्हारी बेसिक सैलरी में 1000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर वह लड़का खुशी से झूम उठा और उसने दिल से धन्यवाद दिया। मुझे बस एक सीट छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरी सैलरी 1000 बढ़ गई, यानी साल के 12,000। वाह, क्या बढ़िया सौदा है। यह देखकर बाकी सहकर्मी तुरंत जल भुन गए। ये अमीर लोग ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वो लकी इंसान आप क्यों नहीं थे। आन्या के बैठते ही उसके पहले लगातार बातें कर रहे सभी लोग एकदम चुप हो गए। हालांकि खूबसूरत सीईओ देखने में बेहद आकर्षक हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व भी बहुत रौबदार है। उनके साथ एक ही मेज पर खाना खाने से सभी को बहुत दबाव महसूस हो रहा था। इसलिए कुछ ही मिनटों के भीतर मेज पर बैठे लोगों ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और खिसकने लगे। कुछ ही देर में 10 लोगों की मेज पर केवल विवान और आन्या ही रह गए। बाहरी लोगों के जाते ही आन्या काफी रिलैक्स हो गई और उसने विवान से बात शुरू की। कैंटीन का खाना कैसा है? क्या तुम्हें पसंद आया? ठीक है, विवान ने सिर झुकाकर खाना खाते हुए छोटा सा जवाब दिया। आन्या ने कुछ नाराजगी से भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें इतना अकड़ू होना जरूरी है? अगर मैं तुम्हें नहाते हुए देख लूं तो क्या हो गया? धीरे बोलो। विवान शर्म से पानी पानी हो गया और उसने चारों ओर नजरें घुमाई। हालांकि उनकी मेज पर केवल वह और आन्या ही बचे थे, लेकिन कैंटीन इतनी बड़ी थी कि उसमें और भी बहुत से लोग थे। इधर उधर देखने के बाद विवान ने देखा कि कैंटीन के लगभग 69 कर्मचारी चुपके से उसे और आन्या को ही देख रहे थे। इस बात ने विवान को और भी असहज कर दिया। आन्या ने शरारती मुस्कान के साथ विवान पर अपनी निगाहें जमा रखी थीं। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ,
लेकिन अब से हम साथ खाना खाएंगे। या तो मैं तुम्हारे साथ कैंटीन आऊंगी या तुम मेरे साथ मेरे केबिन में आओगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? विवान थोड़ा नाराज हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने आन्या को घूर कर देखा। क्या तुम्हारी नजर में मैं इतनी बुरी और खतरनाक औरत हूं? आन्या के चेहरे पर उदासी छा गई और वह बहुत मासूम सी दिखने लगी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, अपनी प्लेट में रखे मलाई कोफ्ते को चम्मच से कुरेदते हुए खुद से बड़बड़ाई, सच में अकेले खाना बहुत अकेलापन भरा होता है। तुम्हारी तरह मेरे साथ बहुत सारे दोस्त नहीं होते। मैं अकेले ही खाना खाती हूं और अकेले ही घर जाती हूं। मैं अपने स्टाफ के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती हूं, लेकिन मैं सीईओ हूं। अगर मैं अपने जूनियर्स के बहुत करीब आ जाऊंगी तो मेरा रौब खत्म हो जाएगा। इस समय आन्या ने अचानक अपने निचले होंठ को काट लिया। वह बहुत दुखी और आहत लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी एक बड़ी पोस्ट पर हूं। यह स्वाभाविक है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता या मुझसे प्यार नहीं करता। आज आपको परेशान करने के लिए सॉरी छोटे बॉस। आगे से मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। उसकी आंखें नम हो गईं और वह उठकर जाने ही वाली थी। विवान का दिल पिघल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, बैठो और खाना खाओ। अब से मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। सच्ची। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आन्या जो एक पल पहले रोने जैसी शक्ल बनाई थी, अचानक खिल उठी। किसी कारणवश विवान को ऐसा लग रहा था कि आन्या ने उसे उल्लू बनाया है। इस लड़की की पहले की शिकायतें, बेबसी और दुख का नाटक सब एक दिखावा लग रहा था। छोटे बॉस, आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। खाना खाते हुए आन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। बॉस, कल आप क्या खाना चाहेंगे? मैं अपने सेक्रेटरी से ऑर्डर करवा दूंगी। जो मर्जी हो, विवान ने लापरवाही से जवाब दिया। आन्या ने शिकायत करते हुए कहा, बॉस इतने रूखे मत बनिए। मैंने अभी आपको दूसरे लोगों के साथ बातें करते और हंसते हुए देखा, लेकिन जब मेरी बात आई तो आपका चेहरा एकदम सख्त हो गया। जो कोई भी सच नहीं जानता होगा वह सोचेगा कि मैंने आपके पैसे मार लिए हैं। विवान ने उसकी ओर आंखें तरेरी और चिढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे पैसे तो नहीं मारे, लेकिन मेरा चैन जरूर छीन लिया है। क्या मैं ऐसी औरत दिखती हूं जो लोगों का चैन छीने? बॉस, आपकी पसंद बहुत ही खराब है। आन्या ने नखरे दिखाए। विवान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सिर्फ दिखती ही नहीं हो, तुम हुई वैसी। हा हा हा। आन्या अचानक हंस पड़ी। ठीक है, जो कहना है कह लो। वैसे भी तुम अब मान चुके हो। एक मर्द की जुबान उसकी पहचान होती है। अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। तभी विवान का फोन बजा। एक मैसेज आया था। उसने अपना फोन निकाला और उस पर एक नजर डाली। यह मैसेज सान्या का था और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर विवान का सिर चकरा गया। जान, मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूं, इसलिए मुझे अभी अपनी ब्लॉकलिस्ट से हटा दो, वरना 10 महीने बाद मैं बच्चे को लेकर तुम्हारे पास डीएनए टेस्ट के लिए आ जाऊंगी।